नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा एचटेट टीजीटी का 2022 का पेपर रहेगा और इसमें हम सोल्व करेंगे सीडीपी। भाई सीडीपी तो सभी के अंतर्गत सेम आती है, तो टीजीटी का हम 2022 का पेपर सोल्व करने वाले हैं एचटेट का। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आने वाले पेपर में, यहाँ से जो डिटेल्स बताई जाएगी आने की उम्मीद है और क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिले। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए मोटिवेशन होता क्या है, अभिप्रेरणा होता क्या है। देखिए, अगर मोटिवेशन की बात करें, दो शब्दों से मिलकर बना होता है और लैटिन भाषा के शब्द है, ठीक है, मोटम प्लस मोवर, इन दो शब्दों से ये मिलकर बना होता है। मोटिवेशन क्या होता है? जो व्यक्ति का आंतरिक उत्तेजना होता है ना, या उत्तेजना होती है, वह क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मैस्लो के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आंतरिक उत्तेजना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? देखिए, दो प्रकार की विधि देखने को मिलती हैं, एक प्रक्षेपी विधि देखने को मिलती है और एक अप्रक्षेपी विधि देखने को मिलती है। अगर मैं प्रक्षेपी विधि की बात करूं, कुछ मैं बता देता हूं, जैसे कि आपने कैट के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि आपने टेट के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि आपने कहानी के बारे में पढ़ा होगा, नाटक और कहानी वाला आता है ना, खेल व नाटक वाली, उसके बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि आपने रोसा स्याही के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सभी विधियां हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत। और भी बहुत सारी हैं जो हमारी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसमें एक विधि देखिए, वर्ड एसोसिएशन है, सेंटेंस है, एक्सप्रेसिव है, सोशियोमेट्री नहीं है, समाजमिति विधि नहीं है। क्यों? समाजमिति विधि जो है वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। क्या है? वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले जेल मोरनो के द्वारा किया गया था 1934 में। तो किसके द्वारा किया गया था? मोरेनो के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1934 के अंतर्गत किया गया। समाजमिति विधि होती क्या है? देखिए, बालक जो है, बालक के जो भी सामाजिक गुण होंगे उनके विकास के लिए क्या है, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इस विधि में क्या होता है कि किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, एक से एक या फिर दो प्रश्न देकर उनकी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करते हैं, या उनकी प्रतिक्रिया क्या है, ज्ञात करते हैं। और उसके आधार पर ही हम क्या है, समाजमिति विधि का क्या है, निर्माण किया जाता है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? समाजमिति विधि कहलाएगी। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट मान लीजिए, अगले पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है, समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मैंने बता दिया कौन है, मोरेनो है। समाजमिति विधि क्या होती है? इसमें जो बच्चा होता है या बालक होता है, उससे एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों के जो बच्चा उत्तर देता है या जवाब देता है, उसके आधार पर ही क्या है, उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर ही इस विधि का क्या है, निर्माण होता है, या उस बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिलता है, वही समाजमिति विधि कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? तो बाह्य, बाहर बाहर दिखावटी कौन सा नहीं है? देखिए, उसने बोला ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा। सिंपल सी बात है, अगर मैं ओनली ट्रॉफी के लिए या इनाम जीतने के लिए अगर मैं खेल रहा हूँ, तो या खेल की भावना है, तो ये बाह्य है, क्योंकि मैं दूसरे को दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ट्रॉफी प्राप्त कर ली है मैंने। तो ये तो क्या हो जाएगी? बाह्य हो जाएगी। वेतन के लिए नौकरी लेना, ये भी बाह्य है, कि भाई मैं बाह्य जो है, मैं ओनली पैसे के लिए ही जॉब प्राप्त करना चाहता हूँ। वैसे मेरी अंदर की कोई इच्छा नहीं है जॉब लगने के लिए, मैं ओनली पैसे के लिए, अपने खर्चे के लिए, ये सभी क्या है, मेरी बाह्य है। तो ये दोनों बाह्य हो जाएंगी। नेक्स्ट है आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, ये हमारी आंतरिक है। आत्म संतुष्टि,
अपनी आत्म संतुष्टि के लिए मैं समाज सेवा करता हूँ। किसी व्यक्ति ने मेरे को फोर्स नहीं डाला है, किसी सरकार ने मेरे को फोर्स नहीं डाला है, कोई मेरे को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई आप क्या है समाज सेवा कीजिए। नहीं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आंतरिक के कारण क्या है मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, और अपनी संतुष्टि के लिए ही मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरक हो जाएगा, ना कि बाह्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने पीछे भी बताया था कि प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत अगला क्वेश्चन क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं टेट। ठीक है, ये सबसे पहली बात तो किसके अंतर्गत आता है, प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। इसके मापने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जितने भी हैं इनसे हम व्यक्तित्व का पता लगाते हैं, पर्सनैलिटी का पता लगाते हैं, उसके लिए ही इनको प्रयोग में लेके आया जा सकता है। कैट हुआ, टैट हुआ, या फिर रोसा स्याही हुआ, या फिर खेल नाटक हुआ, ये सभी व्यक्तित्व मापन के लिए क्या है लाए जाते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा हम टेट के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा पता चल जाए। देखिए, टेट का निर्माण 1935 ईस्वी में दो के द्वारा किया गया था। कौन कौन से, मॉर्गन और मूरे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मॉर्गन और मूरे के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत टोटल 30 चित्र होते हैं। कितने चित्र होते हैं, 30 चित्र होते हैं। इसमें 10 चित्र मेल के होते हैं, 10 फीमेल के होते हैं, और 10 बोथ होते हैं, मेल प्लस फीमेल 10 बोथ होते हैं। तो इस प्रकार से आपसे पूछ भी सकता है टेट के अंतर्गत कितने चित्र दिखाई देते हैं, या कितने चित्र होते हैं, 30 चित्र होते हैं, 10 मेल के, 10 फीमेल के, और 10 बोथ होते हैं। ठीक है, और लगभग ये बोल सकता हूं यह 14 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये क्या है, ये परीक्षण उपयोगी होता है। तो पेपर के अंतर्गत कई बार पूछा गया है 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, तो पेपर में कई बार ये पूछा गया है कितने साल के बच्चों के लिए ये परीक्षण उपयोगी है या अच्छा माना जाता है। तो 14 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए ये परीक्षण क्या है, अच्छा माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत चित्र दिखाए जाएंगे, बालक को चित्र दिखाया जाएगा, और प्रत्येक चित्र पर क्या होगा, कहानी लिखने को कहा जाएगा। जो भी आप आकृति दिखाओगे उसमें बोला जाएगा कि भाई कहानी लिखो। तो उस कहानी के आधार पर क्या है, वह अपनी प्रतिक्रियाएं देगा, और उसके विचार सुनकर, या उस कहानी में उसने क्या लिखा है या क्या बताया है उसको सुनकर ही हम क्या है उसकी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व के बारे में क्या है जान सकेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। समायोजन का मतलब क्या है, एडजस्टमेंट एक प्रकार से। तो एडजस्टमेंट से कौन सा कथन क्या है, ठीक नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कथन ठीक नहीं है। सबसे पहला, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस, नहीं, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, एडजस्टमेंट क्या है, हमारी जिंदगी में या हमारे उसमें क्या बनाता है, बैलेंस करने का कार्य करता है। कैसे, मान के चलिए आज आप हरियाणा के अंतर्गत रह रहे हो, और हरियाणा में जो टेम्परेचर है आप आज उसको फॉलो कर रहे हो, फिर कुछ दिनों बाद आप अपने दूसरे स्टेट में चले जाते हो, मान के चलिए आप साउथ की साइड चले जाते हो, ठीक है, मुंबई के अंतर्गत चले जाते हो। अब टेम्परेचर में दोनों में डिफरेंस है। अगर आप एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट के द्वारा ही तो आप उसमें अपने आप को ढाल पाओगे, मुंबई के टेम्परेचर में ढाल पाओगे। क्यों, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को बैलेंस बनाया, तो एडजस्टमेंट किया आपने, तभी आपने उस टेम्परेचर के अनुसार आपको ढाल लिया। तो ये क्या कहलाया, ये बैलेंस ही तो कहलाया। क्यों, क्योंकि इसने बैलेंस करने का कार्य किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ना कि इनबैलेंस आएगा, बैलेंस आएगा। तो इसका राइट आंसर ए जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है। देखिए, प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। एक तो प्याजे के द्वारा दी गई थी, आप सभी को पता है, संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, इसके अंतर्गत दूसरी कौन सी दी थी,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी कौन सी दी थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी कौन सी दी थी, औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे ने लगभग चारों अवस्थाएं दी थी। ठीक है, तो जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो हमारी 7 से लेकर 11 वर्ष तक है, इसके अंतर्गत आपने रिवर्सिबिलिटी का क्या है देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करना सीख जाता है, इसमें संरक्षण की योग्यता हो जाती है, इसमें बच्चा क्या कर लेता है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वह अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा किसी वस्तु के दूसरे पक्ष पर भी ध्यान देता है, सेकंड पक्ष पर भी ध्यान देता है, वो भी यही अवस्था है। ठीक है, इसी अवस्था में बच्चा दूसरे पक्ष पर भी ध्यान देता है, इसी अवस्था में बच्चे का जो अहम भाव होता है ना उसको छोड़ देता है। ठीक है, इसी अवस्था में बच्चा ग्रुपिंग में रहना पसंद करता है, तुलना करना पसंद करता है, भाई दूसरे से तुलना करना शुरू हो जाएगा। इसी अवस्था के अंतर्गत बच्चा आयतन हो गया, चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई, इन सभी का ज्ञान हो जाता है इसी अवस्था के अंतर्गत, और इसी अवस्था में रिवर्सिबिलिटी भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये पूछा जाता है कि किस अवस्था में पलटाव का अभाव पाया जाता है, तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये ना तो हमको संरक्षण की योग्यता पाई जाती है, संरक्षण मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई मापन, ये नहीं पाई जाती है, और ना ही रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो जब नहीं पाने का पूछेगा तो बी हो जाएगा, और जिसके अंतर्गत पाई जाती है वो सी हो जाएगा। तो इसमें पूछा है किसके अंतर्गत पलटाव की क्षमता विकसित होती है या पाई जाती है, वो मूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। एरिक एरिक्सन की अवस्थाएं बताई है। सबसे पहली बात तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का प्रतिपादन किया था या उसकी अवस्थाएं बताई गई थी। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने एक पुस्तक थी जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसके अंतर्गत इसने 8 अवस्थाएं बताई। कई बार आपसे पूछ सकता है कितनी अवस्थाएं बताई गई, 8 अवस्थाएं बताई गई। कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं भाई, 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई गई हैं, अगर मैं बात करना चाहूँ, सबसे पहली अवस्था आती है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की। ठीक है, तो सबसे पहली अवस्था ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की आती है, जो कि हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, सबसे पहली अवस्था आएगी ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की। ठीक है, दूसरी अवस्था आएगी ऑटोनोमी वाली, तो ये अवस्था कौन सी होनी चाहिए, ऑटोनोमी वाली दूसरी अवस्था होनी चाहिए। तीसरी कौन सी आ जाएगी, गिल्ट वाली आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ कौन सी आ जाएगी, इंडस्ट्री वाली आ जाएगी। फिफ्थ कौन सी आ जाएगी, आइडेंटिटी वाली आ जाएगी। सिक्स्थ कौन सी आ जाएगी, इंटीमेसी वाली आ जाएगी। सेवंथ कौन सी आ जाएगी, जनरेटिविटी आ जाएगी। और एट्थ कौन सी आ जाएगी, सबसे लास्ट आ जाएगी इंटीग्रिटी, या फिर मैं ये बोल देता हूँ ईमानदारी वाली आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन गलत कौन सा हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली स्टेज हमारी कौन सी होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होती है, और ये स्टेज कौन सी होती है, ऑटोनॉमी वाली, ये हमारी सेकंड होती है। तो इसलिए क्या है, ये हमारी गलत है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। स्किनर के रेनफोर्समेंट, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटेंशन, तो भाई लगभग इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, डाउट है ये क्वेश्चन। ठीक है, और मेरे ख्याल से ऑफिशियल की चेक करते हैं, ऑफिशियल की में भी भाई इस क्वेश्चन पे स्टार लगाया हुआ है, सभी को इस क्वेश्चन का क्या है, 1 नंबर मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है। एटीट्यूड के में कौन सा सही नहीं है, ये आपने बताना है। एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये, क्यों, ठीक है, एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रांगली पॉजिटिव टू स्ट्रांगली नेगेटिव। बिल्कुल, कई बार एटीट्यूड आपको देखने को मिलता है
पॉजिटिव भी हो सकता है, कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। ये दोनों का कार्य करता है। एटीट्यूड हैव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। अभिवर्ती में व्यक्ति या वस्तु का संबंध पाया जाता है, ये भी ठीक है। एटीट्यूड जन्मजात व अर्जित दोनों होते हैं, नहीं, ये गलत है। एटीट्यूड जन्मजात नहीं होता है, हम उसको जन्म होने के बाद क्या है अर्जित करते हैं, तो जन्मजात नहीं होगा। एटीट्यूड ओनली अर्जित होता है। तो इसका रोंग आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो इसका रोंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड जन्मजात नहीं होगा। जन्म से लेकर हम एटीट्यूड प्राप्त नहीं होते हैं। जन्म से लेकर क्या है ये हम प्राप्त नहीं होंगे। जन्म से लेकर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है इमोशन, वो भी हम जन्म से लेकर नहीं प्राप्त होते हैं, वो भी बाद में ही हम इमोशन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ये सभी दोनों क्या है, ये अर्जित है। तो इसका रोंग आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका रोंग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के बारे में सही है? डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, नहीं, आनुवांशिकता और पर्यावरण ये दोनों से होता है, ओनली आनुवांशिकता नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट फॉलो से रैंडम पैटर्न, नहीं, ये भी रोंग हो जाएगा। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। विकास एक क्या है? संचयी प्रक्रिया है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैटल का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो कैटल का क्या बताया? संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। देखिए इंटेलिजेंस, एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, यहां पर अच्छे से देखना। देखिए इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। इंटेलिजेंट टेस्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? अगर मैं बात करूं, एक तो होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, और एक होता है सामूहिक या ग्रुप बुद्धि परीक्षण, ठीक है, ग्रुप बुद्धि परीक्षण। अब इन दोनों को भी दो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट कितने प्रकार का होता है? दो। एक कौन कौन सा? एक इंडिविजुअल और एक होता है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप इंटेलिजेंस। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, ये भी दो भागों में है, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। सेम इसमें भी ग्रुप के अंतर्गत भी वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है। अब वर्बल के अंतर्गत इंडिविजुअल में कौन कौन से आएंगे? जो भी आपने पढ़े होंगे, जैसे कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण पढ़ा होगा, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण पढ़ा होगा, वेस्लर वैल्यू पढ़ा होगा, ये तर्क शक्ति परीक्षण पढ़ा होगा, वे सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इंडिविजुअल, क्योंकि वे एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है। जैसे बीने खाली बीने का बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे हैं हम, स्टैनफोर्ड का पढ़ रहे हैं हम, वेस्लर का पढ़ रहे हैं, वो क्या हो गया? इंडिविजुअल वर्बल आ जाएगा। अगर इसी प्रकार बात करूं मैं इंडिविजुअल नॉन वर्बल की बात करूं, इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे चित्रांक परीक्षण आ जाएगा, चित्रपूर्ति परीक्षण आ जाएगा, जैसे कि पोर्टियस भूल भुलैया वाला परीक्षण आ जाएगा, जैसे भाटिया वाला आ जाएगा। ये जितने भी हैं ये इंडिविजुअल नॉन वर्बल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं ग्रुप की बात करूंगा, ग्रुप के अंतर्गत वर्बल की बात करूंगा, जैसे कि आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है? ग्रुप वाला है और उसमें वर्बल है। ठीक है, आर्मी जनरल वाला आ जाएगा, टर्मन मानसिक वाला आ जाएगा। ये सभी क्या है? ये ग्रुप वर्बल है। ग्रुप नॉन वर्बल की बात करूंगा, शिकागो नॉन वर्बल वाला आ जाएगा। कैटल जो आपके पेपर अब क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी नॉन वर्बल के अंतर्गत आएगा। आर्मी बीटा, देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, क्वेश्चन कई बार ये पूछता है कि बताइए आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण कौन सा है या फिर आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण कौन सा है। तो ध्यान से देख लेना है। आर्मी की बात करेगा तो आर्मी एक अकेली तो है नहीं, ग्रुप से बनी हुई है, ज्यादा लोगों से बनी हुई है। सबसे पहली बात तो ग्रुप वाला हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप इंटेलिजेंस हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत भी मैंने बताया हर के अंतर्गत दो देखने को मिलते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो अगर आर्मी अल्फा की बात करेगा ये तो हो जाएगा वर्बल। ठीक है, अगर आर्मी बीटा की बात करेगा ये हो जाएगा नॉन वर्बल। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आर्मी अल्फा किसके अंतर्गत आता है, आर्मी बीटा किसके अंतर्गत आता है, और कैटल भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? ठीक है, क्या बताया मैंने आपको?
नॉन वर्बल टेस्ट। कैटल किसके अंतर्गत आ जाएगा? नॉन वर्बल टेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। तो सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक थोड़ा कैटल के बारे में जान भी लेते हैं। इसने बताया कैटल का सिद्धांत कौन सा था? संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, कब दिया? 1949 के अंतर्गत दिया। किस प्रकार का है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है या नॉन वर्बल टेस्ट है। इसमें क्या होता है, जो गैर मौखिक प्रश्न होते हैं ना वो पूछे जाते हैं। गैर मौखिक प्रश्न से आप क्या समझते हो कि इसमें क्या होगा, एक विषय से रिलेटेड बच्चे को क्या है, आकृति दिखाई जाएगी। ठीक है, उसमें पिक्चर दिखाई जाएगी बच्चे को, और पिक्चर के समूह में जो पैटर्न होगा उसको देखने को बोला जाएगा या पहचानने की जरूरत होती है। उस पिक्चर में ये देखा जाएगा, बच्चे से ये पूछा जाएगा क्या गायब है। मान के चलिए आपने बच्चे को कोई एक पिक्चर दिखा दी, एक फोटो दिखा दी, आप बच्चे को पूछते हो कि इस फोटो में देख के ये बताइए कि इसमें से क्या गायब हुआ है या क्या मिस है। तो ये इसको दिखाया जाता है और उसी के आधार पर जो बच्चा बताता है, प्रतिक्रिया बताता है, तभी उसका क्या है, परीक्षण हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कैटल के हम बारे में भी हमने पढ़ लिया। और ये तो मैं आपको बता ही दिया है मैंने, ग्रुप वर्बल क्या होता है, इंडिविजुअल वर्बल क्या होता है, या इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, नॉन वर्बल क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, क्रिएटिविटी की विशेषता नहीं है। क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लुएंसी, तीनों होते हैं, रिजिडिटी नहीं होता है। रिजिडिटी का मतलब एक प्रकार से होता है कठोरता, तो ये सृजनात्मकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर गलत जो हो जाएगा, सी जो इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? टीचिंग स्किल ऑफ टीचर। टीचिंग स्किल ऑफ टीचर बच्चे को प्रभावित करेगी, ये शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करेगी, क्योंकि बच्चे को जो सिखाने वाली जो टीचर की कोई स्किल होती है वो तो प्रभावित करेगी कि किस प्रकार से स्किल है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये प्रभावित करने वाली है। मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, टीचर की मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करेगा। अगर टीचर की मेंटल हेल्थ ही खराब रहेगी तो वह अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। तो ये तो एक सिंपल सी बात है, इफेक्ट डालेगी। ठीक है, अगर टीचर की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो बहुत अच्छे से वो बच्चों को पढ़ा पाएगा, ठीक है, समझा पाएगा, तो ये भी इफेक्ट पड़ती है। सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर, बिल्कुल हर टीचर को जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं होगा तो क्या पढ़ाएगा वो, कितने दिन इधर उधर की बातें करेगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, ये एक टीचर को इफेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कोई टीचर सुंदर भी हो सकता है, क्या कोई टीचर थोड़ा सुंदर भी हो सकता है, क्या ये बच्चे को इफेक्ट करेंगे? नहीं, उसके रंग रूप से कोई इफेक्ट नहीं करेगा। कोई टीचर की हाइट लंबी भी हो सकती है, किसी टीचर की हाइट नीचे भी हो सकती है, किसी टीचर की हाइट मीडियम भी हो सकती है। क्या किसी टीचर की हाइट से कोई डिपेंड करता है? क्या किसी बच्चे को इफेक्ट करता है? नहीं करता है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस जो है ये बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि वर्दी ग्रोथ बच्चों में किस प्रकार से परिवर्तन लाती है। जो ग्रोथ होती है ना वो कैसी होती है? वो बाहरी होती है, आउटर होती है, ये बोल सकता हूँ। या आउटर से मतलब क्या समझते हो? स्ट्रक्चरल होती है, तो ग्रोथ स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संरचनात्मक होगी। ओनली संरचनात्मक आएगा, ना कि फंक्शनल आएगा। ग्रोथ फंक्शनली नहीं होती है, मैंने बताया आउटर एक प्रकार से मान सकते हो या संरचनात्मक मान सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक बहुत अच्छा गिफ्टेड बच्चा एक प्रकार से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बच्चे। तरुण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चों के लिए ये क्या है? एक अच्छी है। क्लियर। नेक्स्ट है कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? देखिए, एक मैंने ये टॉपिक भी करवाया था, रेनफोर्समेंट शेड्यूल। रेनफोर्समेंट शेड्यूल जो होता है ये दो प्रकार का होता है।
एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है पार्शियल। कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट के अंतर्गत क्या कहता है कि जब भी बच्चा, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना भाई, रेनफोर्समेंट शेड्यूल के अंतर्गत दो प्रकार का होता है। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये स्किनर के द्वारा दिया गया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं रेनफोर्समेंट, अनुसूची की बात करेंगे। एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है पार्शियल। कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत क्या होता है, जब भी बच्चा सही अनुक्रिया करेगा उसके बाद उसको रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, पुनर्बलन दिया जाएगा। आपने मान के चलिए एक सही अनुक्रिया करी, इसके बाद मैं आपको क्या है, पुनर्बलन दूंगा। फिर आपने सही अनुक्रिया की, पुनर्बलन दूंगा, फिर सही अनुक्रिया की, पुनर्बलन दूंगा। तो ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, जब तक आप सही अनुक्रिया करते जाएंगे तब तक आपको पुनर्बलन मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। पार्शियल के अंतर्गत क्या होगा, ये आप पे डिपेंड करता है, कभी आप सही अनुक्रिया पे दे रहे हैं, कभी आप नहीं दे रहे हैं। मान के चलिए आपने पहली सही अनुक्रिया की तो आपने क्या कर दिया, आपने पुनर्बलन दे दिया। दूसरी सही अनुक्रिया करी, आपने नहीं दिया। तीसरी सही अनुक्रिया दी, आपने नहीं दिया। चौथी सही अनुक्रिया की तो आपने पुनर्बलन दे दिया या रेनफोर्समेंट दे दिया। तो पार्शियल में आप पे डिपेंड करता है, या फिर ये बोल सकता हूं पार्शियल में आप कभी तो उसको क्या दे रहे हैं, पुनर्बलन दे रहे हैं सही अनुक्रिया के बाद, और कभी नहीं दे रहे हैं। पर कॉन्टिन्यूअस में प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद क्या है, पुनर्बलन दिया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। इसने क्या पूछा भाई, अधिगम करता है प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन किस में दिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस में दिया जाता है, सतत के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष सिर से पैर की दिशा की ओर बढ़ता है। देखिए विकास में अगर मैं सिर से पैर की तरफ बढ़ने की बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्फेलिक कोडल हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर से बाहर की तरफ बोला जाएगा तो प्रोक्सी मोडिस्टल हो जाएगा। तो इसमें सिर से पैर के अंतर्गत क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर सेंटर से बाहर की तरफ बोलेगा तो ठीक है, भुजाओं की तरफ, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां पर्सन कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं, ठीक है। उसने बोला कि एक बुद्धि परीक्षण करना है जहां पर पर्सन तो क्या है, सेम है, उनका जो लेवल रखा गया है वो सेम है, परंतु किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, ओनली टाइम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ओनली टाइम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो एक प्रकार से वो स्पीड टेस्ट चल रहा है कि भाई ओनली आपने टाइम पे फोकस करना और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड टेस्ट हो जाएगा। आप गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आप उसको तो महत्व नहीं दे रहे, आप समय को महत्व दे रहे हैं कि कितने मिनट में या कितने समय में क्या है ये टेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, स्पीड टेस्ट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। अभी मैंने जस्ट ऊपर भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताने की कोशिश करी थी। व्यक्तित्व आकलन की इंटरव्यू भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, ऑटोबायोग्राफी भी है। ये तीनों जो विधि हैं ये व्यक्तित्व आकलन की जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है, वर्ड एसोसिएशन नहीं है। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इंटरव्यू क्या होता है, या साक्षात्कार क्या होता है, या आत्मलेखन क्या होता है। देखिए सबसे पहले बताता हूँ आत्मकथा के बारे में, ऑटोबायोग्राफी के बारे में। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें व्यक्ति को कुछ जो निर्देश होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताते हैं या लिखते हैं या वर्णन करते हैं। पर इसमें दोष क्या है, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी उसने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा है या वर्णन किया है उसी को देखकर हम क्या है उसके गुण या दोष के बारे में जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आत्मकथा लिखी तो मैं आपकी आत्मकथा पढ़कर ही तो बता सकता हूँ आप में क्या दोष थे और क्या आप में गुण थे। पर इसका एक दोष भी है आत्मकथा का या ऑटोबायोग्राफी का एक दोष क्या है,
इसमें ना आप अधिकतर बार क्या होता है, हम ओनली अपनी बुराई छुपा लेते हैं, अच्छाई अच्छाई बताते हैं। तो ये एक दोष माना जाता है कि अधिकतर ऑटोबायोग्राफी में अपनी अच्छाई बताई जाती हैं, बुराइयों को छिपा लिया जाता है। तो ये एक दोष आता है आत्मकथा के अंतर्गत। ठीक है, तो आप अपनी आत्मकथा बता रहे हो तो आप अपनी अच्छाई बताने की कोशिश करेंगे, बुराई थोड़ी ना बताने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका एक दोष माना जाता है। अब बातें हैं साक्षात्कार, इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू सबसे पहली बात तो एक मौखिक विधि होती है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग हम शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं के अध्ययन में करते हैं और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक में क्या होगा, इसमें जो होता है इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसका उपयोग हम कई उम्मीदवार में से एक या कुछ चुनने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे हम प्रश्न पूछते हैं और इसमें से हम क्या है, एक या दो को चुनने के लिए बोलते हैं कि इनमें से एक या दो को चुनो। अनौपचारिक में क्या होगा, इसमें हम बहुत एक लिमिट टाइप या बहुत कम से कम इसमें प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, और व्यक्ति को इसमें क्या करते हैं, हम कम से कम तो प्रश्न पूछते हैं और हम सोचते हैं कि व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा बताए। ठीक है, या अपने बारे में ज़्यादा वर्णन करेगा या बताएगा तो तभी हम उसको जान पाएंगे। तो इस प्रकार से साक्षात्कार भी क्या है, हमको दो तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने उसने पूछा क्या था, व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी नहीं है, इनमें से इंटरव्यू भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, ऑटोबायोग्राफी भी है, वर्ड एसोसिएशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिनल बुद्धि में औसत सृजनात्मक में, उसने क्या बोला, मिनल बुद्धि में तो क्या है, ध्यान से सुनना, मिनल बुद्धि में तो औसत है, सृजनात्मक में निम्न है और समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह उदाहरण है, ध्यान से सुनना, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और एक होता है इंट्रा। इंटर के अंतर्गत क्या होगा, ध्यान से सुनना है भाई, इंटर के अंतर्गत क्या होगा, इंटर के अंतर्गत दो व्यक्तियों के अंतर्गत डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, दो व्यक्तियों के अंतर्गत डिफरेंस का मतलब क्या है, यहां पर मिनल है तो यहां पर एक व्यक्ति का और जिक्र मिलता, जैसे कि आप मान के चलिए मेरा ही जिक्र मिलता है यहाँ पे सुमित का, और इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस लिया जाता, वो कहलाता इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे कि मैं बोल देता कि मिनल इंटेलिजेंस में एवरेज है पर सुमित इंटेलिजेंस में क्या है, सुपर है। तो इस प्रकार से ये दोनों का डिफरेंस या दो व्यक्तियों का डिफरेंस करना वो क्या कहलाता है, इंटर कहलाता है। ठीक है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहलाता है कि एक ही व्यक्ति का अलग अलग या स्थिति के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाएगा, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाएगा। तो यहां पर देख पा रहे हो मिनल एक ही व्यक्ति है, उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पर एवरेज हो गया, क्रिएटिविटी में लो हो गया, ठीक है, एडजस्टमेंट में हाई हो गया। तो व्यक्ति को कौन है, एक ही है, पर उसकी अलग अलग स्थिति में उसका अलग अलग क्या है इंटेलिजेंस हम देख पा रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति का अलग अलग स्थिति में देख पाना वह इंट्रा कहलाएगा और दो व्यक्तियों की तुलना करना वह इंटर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति है तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। फिर आता है, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगम का सिद्धांत सुझाव दिया। सबसे पहली बात तो ब्रूनर के द्वारा डिस्कवरी थ्योरी दी गई थी। कौन सी थ्योरी दी गई थी, डिस्कवरी थ्योरी दी गई थी। ब्रूनर क्या कहता था कि बच्चा जितनी खोज करेगा ना उतना ही खुद सीख पाएगा या नॉलेज या लर्निंग कर पाएगा। ब्रूनर ने क्या बोला कि बच्चा खुद से जितनी खोज करेगा तभी तो ज़्यादा सीखेगा या समझेगा या नॉलेज गेन कर पाएगा, लर्निंग कर पाएगा। और ब्रूनर का कई बार क्वेश्चन आता भी है, इसके द्वारा 3 स्टेज दी गई थी। ठीक है, कितनी स्टेज दी गई थी, 3 स्टेज दी गई थी। कौन कौन सी, सबसे पहली स्टेज आती है इनएक्टिव, कई बार डायरेक्ट आता है, क्रम के अनुसार बताओ। फिर आती है आइकॉनिक और फिर आता है सिंबॉलिक। ठीक है,
तो सबसे पहला तो आपको क्या पता चला, ब्रूनर ने डिस्कवरी थ्योरी दी। क्या कहता है, जितना ज़्यादा खोज करोगे इतना समझ पाओगे, नॉलेज गेन कर पाओगे, लर्निंग कर पाओगे। उसके द्वारा 3 स्टेज दी गई, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। ठीक है। फिर ब्रूनर ने एक स्पाइरल कैरिकुलम भी दिया। ठीक है, स्पाइरल कैरिकुलम भी दिया। इसमें क्या कहता है, स्पाइरल के अंतर्गत ध्यान से देखना, इसने देखना ये ब्रूनर ने दिया। तो ब्रूनर कहता है जो यहां से स्पाइरल था ये कौन सा था, सिंपल था। और ये सिंपल से लेकर कहां तक जाता है, कॉम्प्लेक्स तक जाता है। ये किसने देने का कार्य किया, ब्रूनर ने दिया। ठीक है, क्लियर। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाओ, ये ब्रूनर ने दिया। ठीक है, स्पाइरल कैरिकुलम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। देखिए, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी गई थी वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी, वाइगोत्स्की के द्वारा। एरिक एरिक्सन के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, इसने दी थी मनोसामाजिक विकास की थ्योरी दी गई थी। कोलबर्ग के द्वारा मोरल डेवलपमेंट प्याजे के द्वारा भी दिया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन पूछा जाए तो दोबारा उसके बाद किसने दिया था, कोलबर्ग ने दिया था। और ब्रोनफेन ब्रेनर ने कौन सा दिया था, इसने जेओ पारिस्थितिक मॉडल दिया था। तो इस प्रकार से चारों बता दिए हैं, कुछ भी पूछता। वाइगोत्स्की ने सोशो कल्चरल थ्योरी, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास दिया, कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट दिया, ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा जेओ पारिस्थितिक मॉडल दिया गया। ठीक है भाई, क्लियर। अगला क्वेश्चन, वह मनोरचना क्या कहलाती है। मनोरचना का मतलब क्या है, मन की रचना। ठीक है, वह मनोरचना क्या कहलाती है, जिसके द्वारा बालक स्वयं के अहम, मतलब कि खुद का जो अहम है को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करना चाहता है। कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए मेरी फ्रेंड है, मैं जो अपना अहम है वो खुद का, मैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूं, अपने आप को आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूं। मैं दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा हूं, परिवर्तन कर रहा हूं, आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तदात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का सिद्धांत नहीं है। देखिए, गिलफोर्ड ने 3 घटक दिए थे जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है, कई बार ये भी पूछता है कौन सा सिद्धांत दिया था, इसके द्वारा त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया। त्रिआयामी का मतलब क्या है, 3 उसने क्या है, मानसिक योग्यताएं बताई। कौन कौन सी बताई, एक तो संक्रिया बताई, एक विषय वस्तु बताया और एक उत्पाद बताया। तो ये 3 बताने का कार्य किया। और गिलफोर्ड ने 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि संरचना मॉडल। कई बार ये भी पूछ सकता है बुद्धि संरचना मॉडल किसके द्वारा, त्रिआयामी या गिलफोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने 3 घटक बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि संज्ञान इसके अंतर्गत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन आ ही गया। अगला क्वेश्चन क्या आ गया, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया। ध्यान से सुनो, इसको बता ही देता हूं। पहला आता है, कई बार पूछता है पेपर के अंतर्गत, कंफ्यूज नहीं होना है, त्रितत्व दिया था स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, फिर त्रिआयामी दिया गया जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। ठीक है, फिर आता है त्रितंत्रीय दिया गया स्टर्नबर्ग के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों याद करना। तो ये 3 पूछता है अलग अलग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रितंत्रीय स्टर्नबर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत भी त्रितंत्रीय, इसके नाम से ही क्लियर है, इसके अंतर्गत भी हमको 3 घटक देखने को मिलते हैं।
तीन घटक कौन कौन से थे? एक तो था संसाधित करने वाले घटक, एक तो पर संसाधित करने वाले घटक, और एक था अनुभवज घटक। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से तीन घटक इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। अगला क्या है? ब्रोन फ्रेन ब्रेनर के ज्योपारिस्थितिक मॉडल। मैंने ऊपर बताया था, इसने कौन सा मॉडल दिया था? ज्योपारिस्थितिक, आ भी गया है। इसमें पूछा परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ब्रोन फ्रेन ब्रेनर ने जो ज्योपारिस्थितिक मॉडल दिया था, इसमें 5 प्रणालियां बताई गई हैं। उसको क्रम अनुसार भी बता देता हूं मैं, ध्यान से सुन। कौन कौन सी? इसने कितनी प्रणाली बताई थी? 5 प्रणाली बताई थी। सबसे पहली प्रणाली इसके द्वारा बताई गई थी माइक्रो सिस्टम। कौन सी? माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में क्या कहता है? चलो पहले प्रणाली लिखवा देता हूं। दूसरी उसने बताई थी मेसो सिस्टम, मेसो सिस्टम। तीसरी इसने बताई थी एक्सो सिस्टम। चौथी इसने बताई थी मैक्रो सिस्टम, और पांचवी इसने बताई थी क्रोनो सिस्टम। तो इस प्रकार से ब्रोन फ्रेन ब्रेनर के द्वारा 5 पारिस्थितिक सिद्धांत की प्रणालियां बताई गई। पहली माइक्रो, दूसरा मेसो, तीसरा एक्सो, चौथी मैक्रो, पांचवी क्रोनो। पहली के अंतर्गत क्या कहता है? जो भी बच्चे का तत्कालिक परिवेश होता है, जैसे कि परिवार हो गया, जैसे कि फ्रेंड हो गए, जैसे कि भाई हो गया, जैसे कि बहन हो गई, वो सभी पहली के अंतर्गत आएंगे। मेसो में क्या कहता है कि बच्चे का जो बीच का जो अंत्यक्रिया होता है, बीच का अंत्यक्रिया का मतलब क्या है? जो घर और स्कूल के बीच का जो अंत्यक्रिया है, वो बच्चे का मेसो के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक्सो। एक्सो के अंतर्गत क्या आता है? इसमें जैसे कि सामुदायिक संस्थान हो गया, ठीक है, जैसे कि माता पिता का जो कार्यस्थल हो गया, वो एक्सो के अंतर्गत आता है। कई बार ये मैक्रो के बारे में भी पूछता है। मैक्रो में आता है रीति रिवाज, जैसे कानून, मूल्य, तो ये सभी मैक्रो में आएंगे। रीति रिवाज ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है रीति रिवाज या कानून या मूल्य ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये मैक्रो के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जानने की कोशिश करी 5। तो इसने पूछा क्या था? परिवार एवं विद्यालय, ये सबसे पहले बताया था मैंने, सबसे पहली वाली में होता है, माइक्रो हो जाएगा, तो माइक्रो सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं का बताना है। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, बिल्कुल ठीक है। बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी, बिल्कुल ठीक है। एरिक एरिक्सन ने अभी ऊपर पढ़ा था साइको सोशियो डेवलपमेंट थ्योरी दी, बिल्कुल ठीक है। वाई गोत्सी अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था, वाई गोत्सी के द्वारा सोशल कल्चरल थ्योरी दी, सोशल कल्चरल थ्योरी दी। तो इसका रॉन्ग आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन तो जो बच्चा ऊपर से क्वेश्चन पढ़ता आ रहा है, ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था कि वाई गोत्सी ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी गई, तो आप वैसे भी बता सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? वेल एडजस्टेड पर्सन की बतानी है। अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता, बिल्कुल समायोजित है, आपको पता होना चाहिए। स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करना, ठीक है, खुद भी अपने सम्मान करो और दूसरे की भी रिस्पेक्ट करो, ये एक वेल एडजस्टेड पर्सन की बात है। संतुलित आकांक्षाएं, बैलेंस बनाना, बिल्कुल ठीक है। एडजस्टेड पर्सन मैंने अभी जस्ट ऊपर भी बताया था कि बैलेंस बना के रखता है। व्यवहार में अनियमितता, ठीक है, नहीं कठोरता, व्यवहार में अनियमितता का मतलब है कठोरता नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। तो रॉन्ग आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये हेडफील्ड के द्वारा दी गई थी भाई। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टलवाद से संबंधित नहीं है? देखिए, गेस्टलवाद जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये 3 व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था।
कोहलर के द्वारा दिया गया था, कोफा के द्वारा दिया गया था और वर्दीमर के द्वारा दिया गया था। तो इन तीनों के द्वारा गेस्टलवार्ट दिया गया था। क्रेस्मर के द्वारा नहीं दिया गया था, क्योंकि क्रेस्मर ने रचना के आधार पर, ठीक है, शारीरिक रचना के आधार पर कितने भेद बताए थे? 4 भेद बताए थे। क्रेस्मर के द्वारा कई बार ये भी पूछ सकता है, शारीरिक रचना के आधार पर 4 भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे? सबसे पहले उसने बताया था गोलकाय, याद हो तो आपको। दूसरा उसने बताया था लंबकाय। तीसरा उसने बताया था सुडोलकाय। और फोर्थ उसने बताया था मिश्रित। तो इस प्रकार से क्रेस्मर के द्वारा शारीरिक रचना के आधार पर 4 बताए गए थे। तो इसका रॉन्ग आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टीजीटी का 2022 का हमने पेपर किया सीडीपी का, क्योंकि सीडीपी तो सब में सेम आती है, एसएस का हुआ, साइंस का हुआ, कुछ भी आप पहले 90 क्वेश्चन तो सेम ही आते हैं ना। तो इस प्रकार से हमने सोल्व किया, जिससे कि आपको नॉलेज भी हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं स्टेट के अंतर्गत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।